एपिसोड 197 ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक फ्लाइट। वो एक ओबीडियंट लड़की की तरह उसके पास चली गई। आरव ने अचानक अपना मुंह सिकोड़ लिया और कहा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? चलते चलते उसे याद आया कि पैर में कील चुभने से चोट लग गई थी। तो क्या उसने इस पर भी गौर किया था? उसने सबकॉन्शियसली अपना पाँव पीछे ले लिया और कहा, ये ठीक है मिस्टर कपूर, मेरा पैर ठीक है सच में। उसे डर था कि वो उस चोट को ढूंढ न ले। अगर उसने सिर्फ इसी की वजह से उसे नापसंद कर दिया तो? आरव की आवाज गहरी हो गई और उसने कमांड दिया, यहाँ आओ। वो जहाँ थी वहीं पर एक बुत की तरह खड़ी हो गई। वो उठकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। विधि ने रियलाइज किया कि वो बहुत लंबा था और उसकी बॉडी वेल बिल्ट थी, इसलिए उसे उसका चेहरा देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाना पड़ा। वो अपनी किंगडम पर रूल करने वाले एक राजा की तरह लग रहा था और उसकी चाल में एक अपील थी और वो उसके एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाती थी। वो पीछे हटना चाहती थी लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो और उसके पांव बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी एड़ी पर बैठ गया। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, उसने कहा। विधि बोल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। तुम नहीं चाहती हो कि मुझे पता चले? उसकी आवाज एकदम नरम थी। मेरा बच्चा इतना डरपोक तो नहीं होना चाहिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को सहलाया। उसकी नर्म उंगलियां हल्की गर्म थी। अब से मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। आओ विधि, मुझे तुम्हारे पैर देखने दो। जब वो बोल रहा था तो उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया था और उसे उस कुर्सी पर बैठा दिया था जहाँ पर वो पहले बैठा था। उसके बाद ये टॉल और वेल बिल्ट आदमी फिर से जमीन पर अपने पंजों के बल बैठ गया और बिल्कुल बिना झिझके उसके बाएं पैर से डांस वाले जूते निकालने के लिए आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उसे कौन से पैर में चोट लगी हुई है। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तरफ इतना ध्यान दिया था। इससे पहले कि वो जूता हटा पाता, उसे विधि के मुंह से एक दबी हुई कराह सुनाई दी। वो जो भी कर रहा था उसे उसने तुरंत रोक दिया। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? उसने पूछा। विधि ने हाँ में सर हिलाया। उसने अपनी खूबसूरत भौहें फिर से उठाई, अपना मोबाइल निकाला और लाइन की दूसरी तरफ जो इंसान था उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी फर्स्ट एड किट लेकर कमरे में चला आया। उसने आरव कपूर को उसे चेतन कहते हुए सुना था। बॉस, मुझे करने दीजिए, चेतन ने विधि के पैर की तरफ देखते हुए कहा। कैची, आरव ने बिना सर उठाए जवाब दिया। चेतन ने बिना कोई भी शब्द कहे आरव के हाथ में कैची थमा दी। आरव ने फिर ध्यान से विधि के पैर को ऊपर उठाया और उसे धीरे से अपनी गोद पर रखकर कैची से उसके डांस वाले जूते को काट दिया। जूते के अंदर वाला हिस्सा खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। तुम्हारा काफी सारा खून बह गया है और पैर बहुत ज्यादा सूज गया है, उसने काफी सीरियसली कहा। स्टेज पर जाने से पहले तुमको चोट लग चुकी थी, है ना? तो फिर तुम अब तक डांस क्यों कर रही थी? विधि ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगे। उसने खास तौर पर उसका डांस देखने के लिए तो कहा था। अगर उसने उसे नाराज कर दिया होता तो उसकी बहन मुक्ति का क्या होता? आरव के हाथ रुक गए और उसने अपना सर उठाकर विधि की तरफ देखा। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जिसे पढ़ना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, विधि, अब से हमेशा इस बात को याद रखना, अब से तुम मेरी हो, आरव कपूर की। तुम्हें अपने आप को कुछ भी करने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है और अब से तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि कोई खुश है या दुखी है या नहीं। अब से तुम मेरी देखरेख में हो और बाकी सबसे ऊपर हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। क्या तुम समझ रही हो जो मैंने कहा? विधि आगे कुछ नहीं बोल पाई। सिर्फ एक चीज है जो मुझे दुखी कर रही है। वो धीरे धीरे बोलता रहा। जब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतनी केयरफुल होकर चल रही थी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी मिस्टर कपूर, विधि ने धीरे से कहा, मुझे आरव कहकर बुलाओ। लॉ के अकॉर्डिंग अब मैं तुम्हारा लीगल गार्जियन हूँ, या फिर तुम मुझे आरव भाई कह सकती हो। ठीक है आरव भाई, विधि ने धीरे से कहा। वो मुस्कुरा दिया। ये
एक खूबसूरत और जेंटल स्माइल थी। विधि, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी सुंदर हो, उसने कहा। एक दिन मैं तुम्हें एक सुंदर सी बटरफ्लाई बना दूंगा। ये 18 साल पहले की बात है, जब वो पहली बार मिले थे। विधि को इस मुलाकात की हर डिटेल अब भी अच्छी तरह से याद है और बाद में भी सारी जिंदगी अच्छी तरह से याद रहेगी। जैसा कि आरव ने कहा था, वो धीरे धीरे लेकिन अपने कुकून से डेफिनेटली बाहर आई और उसके हाथों में रहकर एक खूबसूरत तितली में बदल गई थी। वो एरोगेंट और शाइनिंग विधि बन गई थी, जिसकी सुंदरता को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती थी। उसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। विधि ने सोचा था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, फिर भी सर्कमस्टेंसेस के कारण उसका सारा प्यार और उसकी सारी पूजा एक दर्द बनकर रह गई थी। उसने पर्सनली उसे बनाया था, लेकिन उसे बर्बाद करने वाला भी वही था। अब वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुकी थी और बस इस सब से दूर रहकर एक नई जिंदगी जीना चाहती थी। मैं इस बात के लिए हमेशा आरव के लिए ग्रेटफुल रहूंगी कि उसने मुझे ऑर्फनेज से बाहर निकाला। वो ही मेरे लिए मेरे माँ बाप थे और उन्होंने ही मेरी अच्छी देखभाल की है, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। विधि ने उदास होकर कहा और धीरे से मुस्कुराई। भले उसने मुझे कैद करके टॉर्चर किया हो, लेकिन कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप के बारे में बुरा बोलना चाहेगा। लेकिन अब ये वहीं पर खत्म होता है उत्कर्ष, अब ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, प्लीज उसे मत बताना कि मैं कौन हूँ। बस सबको समय के साथ वो सब कुछ भूल जाने दो। उसकी जिंदगी में पहले से ही उसके पास मोहित था। वो उसके लिए एक तेज धूप की तरह था, जो अब उसकी अपनी थी। काफी देर तक उत्कर्ष एकदम शांत रहा, फिर उसने आह भरते हुए कहा, जब तक तुम खुश हो, मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या वो सचमुच खुश थी? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। अगर सचमुच में ऐसा कोई अमृत होता जिसे पी लेने से वो अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल जाती, तो शायद वो और मोहित एक एक्सट्रीमली हैप्पी कपल होते। लेकिन लगता है कि नरक के देवता उसे बीती बातों के पुल को पार करने से पहले ये अमृत देना भूल गए थे। उसकी इस जिंदगी में वो अपने आप को उस आदमी के पास वापस जाने से रोकने के लिए जो कोशिशें कर रही थी, वो उसकी सारी एनर्जी को खत्म कर रही थी। और उसे ये भी नहीं पता था कि वो किसी और के साथ खुशी से अपनी सारी जिंदगी बिता भी पाएगी या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो सूरज की उस किरण को कब तक अपनी जिंदगी में रख पाएगी। क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मोहित उससे थककर उसे छोड़ देगा? जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उत्कर्ष दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हो गया। बाहर एक लंबा जाना पहचाना सा इंसान खड़ा था, मोहित भाटिया। आज वो बड़े अजीब तरीके से ड्रेस्ड अप होकर आया था। वो अपने नॉर्मल कैजुअल अटायर में नहीं था, बल्कि उसने एक हल्के खाकी रंग का लॉन्ग वुलन कोट पहन रखा था, जिसके अंदर उसने एक बहुत अच्छी तरह से बुने हुए गोल गले वाला स्वेटर और शर्ट पहना हुआ था। लगता था जैसे इन रंगों को एक साथ मिलाने पर ये कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मोहित के ऊपर ये काफी सूट कर रहे थे। बल्कि ऐसा लगता था जैसे ये ड्रेस सिर्फ उसके लिए ही डिजाइन की गई थी। इस ड्रेस ने उसे चार्मिंग, जेंटलमैनली और बहुत हैंडसम बना दिया था। उसके तराशे हुए फीचर्स और उसकी शार्प आंखों में शार्पनेस की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उत्कर्ष से कहा, मैं यहाँ विदेशी को लेने आया हूँ। उत्कर्ष ने उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा। मोहित के बारे में उसका इम्प्रेशन किसी ऐसे इंसान का था जो कुछ ज्यादा ही कैजुअल था और ड्रेसअप होने के लिए इस तरह की जहमत नहीं उठाता था। तो फिर उसका इससे क्या मतलब था? क्या वो अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विदुषी को लेकर वाकई में काफी सीरियस था। उत्कर्ष एक तरफ खड़ा हो गया और उसने मोहित को अंदर आने दिया। एक्चुअली पिछली रात दोनों के बीच एक छोटी सी बात हुई थी। उत्कर्ष विधि को बाहर से सीधा घर ले आया था। काफी देर पहले मोहित विदुषी को घर ले जाने के लिए कई बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। मोहित ने उसे विदुषी के साथ उसके रिलेशन के बारे में भी काफी लंबे समय तक सवाल भी किया था। तब उत्कर्ष ने उसे बताया था, मैं विदुषी की सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया था। हमने बहुत देर तक बातें की और उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है और मैं एक लड़की को बाहर में सोने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया ताकि वो रात को ठीक से सो सके। सुबह जब वो सोकर उठती है
तो मैं खुद उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाने वाला था। मोहित को टाइम म्यूजिक के लोगों पर भरोसा नहीं था और वो विधि को तभी अपने साथ ले जाना चाहता था। उत्कर्ष ने कहा, रात में हवा बहुत ठंडी होती है और वैसे भी ज्यादा पीने की वजह से वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। अगर आप उसे अभी बाहर ले जाते हैं तो हो सकता है कि उसे सर्दी जुकाम हो जाए। उसने वादा किया था और कसम खाई थी कि वो विदेशी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। वो आरव के पालतू कुत्ते चेतन मेहता की तरह नहीं था और अपनी इंडस्ट्री में अपने प्रिंसिपल और अच्छी रेपुटेशन वाले आदमी के तौर पर जाना जाता था। मोहित ने उसकी इस बात को बेमन से माना और वहाँ से चला गया था। लेकिन जब वो कल रात को जा रहा था तो उसने उत्कर्ष को कुछ ऐसी नजरों से देखा जिसकी वजह से उत्कर्ष का पूरा शरीर कांप उठा था। उत्कर्ष ने पीकॉक जैसे आदमी को अपने वर्क स्टूडियो में जाने दिया, जहाँ पर विधि एक कप चाय लिए बैठी थी। जैसे ही उसने अपना सर घुमाया तो मोहित को देखा और चौंक कर पूछा, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मोहित कहकर बुलाओ। बिग बॉस मिस्टर मोहित भाटिया काफी परेशान लग रहा था। वो किसी और के सामने उससे इतनी फॉर्मल होकर कैसे बात कर सकती थी, जैसे कि वो एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं थे। उत्कर्ष खुशी से मुस्कुरा दिया और अपने सीने के सामने अपनी बाहों को क्रॉस करके दरवाजे की तरफ झुककर अपने सामने के सीन को देखने के लिए इंतजार करने लगा।